हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी बिहार एसएससी अन्य सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी साइंस का क्वेश्चन करवाया जा रहा है, जो कि क्लास 6 का है। इससे आपका ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी साइंस के क्वेश्चन। तो क्लास 6 में पहला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, जो कि पहला चैप्टर है भोजन यह कहाँ से आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख सकते हैं। पहला है निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा शाकाहारी और मांसाहारी, जिसमें दोनों गुण हो, ये सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। इसकी व्याख्या देखें, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उसे शाकाहारी, जो केवल जंतुओं को खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं, जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मधुमक्खियाँ फूलों के से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है, क्योंकि। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। इसकी व्याख्या देखें, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है, क्योंकि फूल और उसका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष भर इसका उपयोग किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पौधे एवं जंतु भोजन में के मुख्य स्रोत हैं। दूसरा, सभी पौधे की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। तीसरा, कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कौवा मांसाहारी जीव है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2 और 4 सही नहीं है। इसकी व्याख्या देखें, सभी पौधे की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों का प्रयोग खाने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि पौधा कुछ विशेष हिस्सा ही प्रयोग योग्य होता है। सभी पौधे में कुछ भिन्नताएं होती है। सरसों की पत्तियां तथा बीज का ही प्रयोग खाने हेतु किया जाता है, अर्थात कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग को खाने में प्रयोग किया जाता है। कौवा एक सर्वाहारी जीव है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सुमेलित करना है। इसमें हम लोग इसका आंसर देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। इसकी व्याख्या देखें, शेर एवं बाघ दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। पालक और फूल गोभी सब्जियां हैं। दूध, पनीर, घी और दही सभी जंतु उत्पाद है। अब हम लोग दूसरा चैप्टर देख सकते हैं, भोजन के घटक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों से सम्मिलित है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं खनिज, लवण, विटामिन, आहारी रेशे, रुद्रांश। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, इसका आंसर बी होगा। इसकी व्याख्या है, भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे, रुद्रांश और जल भी होता है। रुद्रांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा, प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन हमारे शरीर के रोगों में से रक्षा करने में सहायक करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो डी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देखें, तीनों कथन सही है। कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता देते हैं, जबकि रुद्रांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीनो अम्ल, मंड, शर्करा कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। तो इसका आंसर होगा केवल 1। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। दूसरा, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। तीसरा, वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका हम लोग व्याख्या देखें, तो इसका आंसर होगा बी, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा सही है, परंतु कथन 3 गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है।
अगला क्वेश्चन देखें, पोषण तत्वों में अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। दूसरा, जल भोजन में उपस्थिति पोषकों को अवशोषित करने तथा मूत्र तथा पसीने के रूप में अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो इसका आंसर देखें, सी पहला और दूसरा। इसकी व्याख्या देखें, दोनों कथन सही है। समानतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वो हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय इत्यादि। जल भोजन के उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता रतौंधी होती है। कमजोर दृष्टि, अंधेरे में, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है, रतौंधी के लक्षण है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी इस रोग के लक्षण है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों से खून निकलना और घाव भरने की अधिक समय लगना इस रोग के प्रमुख लक्षण है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है। इसमें अस्थियां मुलायम होकर मुड़ने लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है, यह सत्य है। बाकी विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी रोगों के लड़ने में सहायक होता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिन सी भोजन पकाने में आसानी से गर्मी में से नष्ट हो जाता है। और इसमें देखें, क्योंकि विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, घाव भरने में सहायक विटामिन सी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, ये युग्म पर सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला और दूसरा। कैल्शियम, अस्थिक्षय, आयोडीन, घेगा, ग्वाटर। इसकी व्याख्या देखें, लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होने वाले रोग अभावजन्य रोग कहलाते हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियां तथा दंतक्षय से संबंधित विकार होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। गर्दन की ग्रंथि का फूलना और बच्चों के मानसिक विकलांगता इसके प्रमुख लक्षण है। लौह की कमी से अरक्ता होती है, इस कारण रोगी कमजोरी का अनुभव करता है। अगला क्वेश्चन देखें, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रोटीन की कमी के कारण होती है। इसकी व्याख्या देखें, मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं, चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र तक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तागा यानी कि धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। इसकी व्याख्या देखें, तागा अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बनता है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होती है। जूट पटसन के रेशे हैं। पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है। इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं। रेशम और ऊन दोनों जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इसमें रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है तथा ऊन भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट, याक के बालों से प्राप्त की जाती है। अतः कथन भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विचार करना है। फ्लेक्स, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक्स और रेशम उपयुक्त में से कौन सी संश्लेषित तंतु का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा। इसकी व्याख्या देखें, कपास, जूट और रेशम ऊन तंतु पादपों और जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, अतः इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थों से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, संश्लेषित तंतु कहलाते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिल संश्लेषित तंतुओं के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पटसन जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन की खेती प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहते हैं। कौन सा कथन सही है? तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है।
सामान्यतः पटसन पादप के पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबा कर रखते हैं। जल में डुबाने से तने गल जाते हैं और पटसन तंतुओं को पृथक कर लिया जाता है। कटाई की प्रक्रिया में रुई की एक पूंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। अगला चैप्टर हम लोग देख सकते हैं वस्तुओं के समूह बनाना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का रस कौन सा जल में विलेय है? तो इसका आंसर होगा पहला, दूसरा और चौथा। कुछ पदार्थ गैस जल में पूर्णतः घुल जाते हैं। ऐसे पदार्थ जल में विलेय पदार्थ गैस कहलाते हैं। ऑक्सीजन, सिरका, नींबू का रस जल में विलेय है। कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते, ऐसे पदार्थ जल में अविलेय कहलाते हैं। मिट्टी का तेल जल में अविलेय होता है। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टील की प्लेट, तेल का कागज, गत्ते का डिब्बा, कांच उपयुक्त में से कौन सा पदार्थ पारभासी है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। इसकी व्याख्या देखिए, वह पदार्थ जिससे आर पार स्पष्ट देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी तथा जिसके आस पार आर पार नहीं देखा जा सकता उसे अपारदर्शी कहते हैं। कांच पारदर्शी तथा गत्ते का डब्बा अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। ऐसे पदार्थ जिनसे आर पार देखा जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, जैसे तेल लगा कागज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तु एक ही पदार्थ से बनी है। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो केवल 2। हमारे चारों ओर वस्तु अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी है, न कि एक ही पदार्थ से। अगला चैप्टर हम लोग देख सकते हैं जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखें। पदार्थों के पृथक्करण यानी सेपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निष्पावन, विनोइंग, निस्तारण, डिकैंटेशन, निस्संदन, फिल्ट्रेशन उपयुक्त में से कौन सा पृथक्करण यानी विधियाँ हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। इसकी व्याख्या देखें। निष्पावन, निस्तारण और निस्संदन तीनों ही मिश्रणों के अवयवों के पृथक्करण की विधियाँ हैं। इसके अतिरिक्त हस्तचयन, चालन, अवसादन, थ्रेसिंग और वाष्पन भी मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ अन्य विधियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हम लोग देख सकते हैं इसका आंसर होगा बी। इसकी व्याख्या देखिए। चालन प्रक्रिया में चलनी, छन्नी का प्रयोग किया जाता है। इसमें मिश्रित अवयवों के बड़े कणों को चलाकर चाल कर अलग कर लिया जाता है। अधिक महीन अशुद्धियों को छानने के लिए कपड़े अथवा फिल्टर पत्र का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को निस्संदन कहते हैं। दोनों प्रक्रियाओं के मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग किया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल में मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया निस्तारण कहते हैं। अतः बी गलत है। द्रव में घुले ठोस को अलग करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। किसी द्रव के वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल विलयन सॉल्यूशन में कोई पदार्थ एक ही सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा संतृप्त विलयन। इसकी व्याख्या देखें। जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा एक सीमा से अधिक नहीं घोली जा सके वह पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। अगला है, किसी पदार्थ में विलयन को गर्म करने से उसके विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ती है। विलयन का तापमान बढ़ने पर उसकी विलेयता बढ़ती है। अगला चैप्टर हम लोग देख सकते हैं 6ठा नंबर, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, औजारों में लोहे के फलक में बने वलय के लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिससे लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय का माप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय को फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है, यानी कि फैल जाता है। अब हत्था आसानी से उसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है जिससे हत्थे पर कस जाता है। इस प्रकार परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कागज का जलना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, उपयुक्त में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा तीसरा और चौथा। इसकी व्याख्या देखें। कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। कागज का जलना, दूध का दही बनना, यह परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किए जा सकते, जबकि नमक का पानी में घुलना तथा कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना उत्क्रमित किए जा सकने वाले परिवर्तन है। परंतु कुम्हार द्वारा मिट्टी के परिवर्तनों को भट्टी में सेकने के बाद हुए परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। अगला चैप्टर 7 है, पौधे को जानिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखें। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, मूलांकुर। कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा केवल 5। इसकी व्याख्या देखें। बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर पुष्प के विभिन्न भाग हैं। परागकोश और तंतु पुंकेसर के भाग है, जबकि वर्तिका, वर्तिकांग, अंडाशय और बीजांड स्त्रीकेसर के भाग है। बीज के जमने के समय जो भाग मूलज और मूलांकर से निकलता है उसे जड़ कहते हैं, अतः मूलांकुर बीज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आंसर हम लोग देख सकते हैं। पत्तियों का वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती है। इसकी व्याख्या है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, परंतु डी गलत है, क्योंकि पत्तियां वायुमंडल में जलवाष्प ग्रहण नहीं करती, बल्कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में जलवाष्प को वायुमंडल में निष्कासित करती है। अगला क्वेश्चन देखें। तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। दूसरा, पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधे में विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा। इसकी व्याख्या है, तना उपयुक्त दोनों कार्य संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तने अनेक प्रकार के होते हैं। ये कठोर, मुलायम व कमजोर हो सकते हैं। वृक्षों के तने कठोर होते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते और यह भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं, जबकि कुछ पौधे आरोही कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थ का अवशोषण करती है और पौधे को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। दूसरा, जलिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती हैं, जबकि समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला। इसकी व्याख्या देखें। केवल पहला सही है, जबकि कथन 2 गलत है। जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। मूसला जड़, रेशेदार जड़, झटका जड़ इसे कहते हैं। जलिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ होती है, जबकि समानांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाला पौधे की जड़ें रेशेदार होती हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक जड़ नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं आलू। आलू तना है, जबकि गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद और टियोपिया जड़ें हैं। इन्हें हम खाने में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा सी, यानी कि क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और प्रकाश। इसकी व्याख्या है, पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। अगला चैप्टर है, शरीर में गति। इसमें हम लोग को देखना है, सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। इसका आंसर है डी, अस्थि और उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। कंकाल शरीर को आकृति देता है। यह चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थि, कंधे और श्रोणि, मेखला, हाथ पांव की अस्थियों से बनता है। मानव कंकाल में विभिन्न संधियां होती है। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुरांत संधि कहते हैं। धुरांत संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। अस्थियों के बीच कुछ संधियां ऐसी भी होती हैं जो गति नहीं कर सकती, हिल नहीं सकती। ये अंचल संधि कहलाती है। ऊपरी जबड़े और कपाल मध्य अंचल संधि है। कंदुक, कलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कंधे और कूल्हे की संधियां होती है। ये सभी दिशाओं में गति करती है। हिंज संधि कोहनी और घुटने में संधियां होती हैं। ये एक ही दिशा में गति प्रदान करती है।
कंकाल की कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं हैं, उन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपस्थिति कहते हैं। उदाहरण कान की अस्थि, शरीर की संधियों में भी उपस्थिति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर और मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचती है। दूसरा, पेशियों को जोड़ने के लिए एक साथ सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति करती है। तो इसका आंसर होगा केवल एक सही है, परंतु दो गलत है, क्योंकि पेशी केवल खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती। पेशियों के जोड़ों के एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति करती है, न कि एक साथ सिकुड़ने और फैलने से। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति प्रदान करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़ कर अस्थि और अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, केंचुए की शरीर की रचना और उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला, केंचुए की मेरुदंड लंबा और शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है। दूसरा, केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन होती है। तो इसका हम लोग आंसर देखें तो पहला है, केंचुए में शरीर की अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं। ये पेशियां इनके शरीर के घटने यानी संकुचन और बढ़ने विस्तारण में सहायता करती है। पेशियों की संकुचन और विस्तारण की प्रक्रिया में केंचुआ गति करता है। कथन ए गलत है और बी और सी डी सही है। केंचुए में शरीर के छोटे छोटे अनेक सूक्ष्म मिट्टी में उनकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। इसके शरीर में कुछ चिकने पदार्थ होते हैं, ये भी इनके चलने में सहायक होते हैं। केंचुए अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाते हैं। इनका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकालता है। केंचुओं द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधे को फायदा होता है। अगला क्वेश्चन है, केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर होगा, केंचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियां को नहीं बना होता। दूसरा, घोंघे के पेशीय पाद चलने की उसकी सहायता करते हैं। तीसरा, यह कवच घोंघे की वजन को संतुलित करता है, इससे इसे चलने में सहायता मिलती है। कौन सा कथन सही है। तो पहला और दूसरा। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता। यह कवच एकक यानी सिंगल यूनिट होता है और यह घोंघे के चलने में कोई सहायता नहीं करता। यह घोंघे के साथ खींचता जाता है। यह कथन 3 गलत है। घोंघे के पाद यानी कि पैर एक मोटी मांसल संरचना के रूप में होते हैं, जो दृढ़ पेशियों के बने होते हैं। घोंघा उन्हें अपने ही पेशीय पाद की सहायता से चलता है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें हम लोग देख सकते हैं इसकी व्याख्या। तिलचट्टे का शरीर कठोर बाह्य कंकाल का ढका होता है। यह कंकाल विभिन्न एककों पर परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। तिलचट्टे की उपस्थिति विशिष्ट पेशियों चलने और उड़ने की सहायता करती है। पक्षियों में अस्थियों की वायु प्रकोष्ठ होती है, जिसके कारण उसकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी में के पंख बनाती है। मछली का सिर और पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतले एवं नुकीले होते हैं। शरीर की ऐसी आकृति धरा रेखीय कहलाती है। मछली शरीर के दोनों ओर एकांत क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है, वे परस्पर जुड़ी होती है। सर्प का शरीर अनेक वलयों में मुड़ा होता है, प्रत्येक वलय आगे की ओर धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा नहीं चलता, अर्थात सर्प अपने शरीर में दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि में वलयाकार गति करता हुआ आगे फिसलता है। अगला चैप्टर है 9, सजीव एवं उनका परिवेश। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो पहला है, पौधे और जीवों में अनुकूलन एडेप्टेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, पौधे और जीवों में विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उनके एक आवास विशेष के रूप में अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। दूसरा, मैदानी क्षेत्र में एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिनों के बाद वह सहज हो जाता है। यह अनुकूलन सटीक उदाहरण है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, इसका आंसर होगा ए।
कथन 1 सही है, परंतु कथन 2 गलत है, क्योंकि अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता। ये हजारों वर्षों में आए परिवर्तनों प्रति पौधे एवं जीवों के अनुकूलन होने से संबंधित है। मैदानी क्षेत्र में व्यक्ति को पहाड़ी क्षेत्र में जाने पर सहज होने में कुछ दिन लगते हैं। यह परिवर्तन अल्प अवधि से संबंधित है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले एक छोटे छोटे परिवर्तन परिवार अनुकूल कहलाते हैं। ऐसे यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। आवासों में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे और जंतु जैव घटक हैं। दूसरा, चट्टान, मिट्टी और वायु, जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास में अजैव घटक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है। उसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा। तीसरा यानी कि डी ऑप्शन। उनके पैर लंबे होते हैं, जिनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। दूसरा, इसमें उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल सूक्ष्म होता है। तीसरा, उसको पसीना नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली, स्क्विड और ऑक्टोपस उपयुक्त में से किन का शरीर धारा रेखीय नहीं होता? तो इसका आंसर होगा दूसरा और तीसरा। यानी कि इसके व्याख्या देखें। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। यह मछली को पानी में गति करने में सहायक होता है। मछली का शरीर चिकने साल्कों से ढका होता है। ये साल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही जल में सुगम गति से सहायक होते हैं। दूसरे, बहुत ही समुद्री जंतुओं का शरीर में धारीय रेखीय होता है, परंतु स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्टोपस, व्हेल और डॉल्फिन कौन इसमें श्वसन के लिए गिल क्लोएम नहीं होते? तो इसका आंसर होगा दूसरा और तीसरा। इसकी व्याख्या है, जल में श्वसन के लिए ऑक्टोपस के शरीर में गिल होते हैं। गिल स्क्विड और मछलियों में भी होते हैं, परंतु डॉल्फिन और अन्य व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तने में। इसकी व्याख्या है, नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है। मरुस्थलीय पौधे बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है अथवा बहुत छोटी होती है। कुछ पौधे में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती है। इनमें पत्ती में होने वाले बाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी संरचना वास्तव में इनका तना होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण समांतर तने में होता है। तना एक मोमी परत से ढका होता है, जिससे पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, पौधे की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती हैं। इस प्रक्रिया में अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में क्या करती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन का उपयोग करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। इसकी व्याख्या देखें, पौधे की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों स्टोमाटा द्वारा वायु को अंदर लेती है, ऑक्सीजन का उपयोग करती है। वे कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं, जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों ही निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग में की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? तो इसका आंसर होगा पौधे, जीव और बीज। इसकी व्याख्या देखिए, श्वसन सभी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। यह सभी सजीवों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन के श्वसन द्वारा ही शरीर को ऊर्जा मिलती है। पौधे और जीवों के समान ही बीजों में भी श्वसन होता है। उदाहरण, गेहूं की बोरी कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है।
बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जब अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्सर्जन, उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया और प्रजनन उपयुक्त में से कौन सा जीव, जंतु और पौधे दोनों के लक्षणों में सम्मिलित है? तो पहला, दूसरा और तीसरा। इसकी व्याख्या है, वायु वातावरण में होने वाले कुछ परिवर्तनों जैसे कांटा चुभना, तेज प्रकाश, प्रिय व्यंजन इत्यादि को उद्दीपन कहते हैं। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया देते हैं। छुई में गुल मेंधी के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा जाती है। ये पौधे में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का उदाहरण है। प्रजनन पौधे और जंतुओं दोनों में होता है, परंतु दोनों में प्रजनन के तरीके भिन्न हैं। अगला चैप्टर है 10, गति एवं दूरियों का मापन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर। समस्त संसार में वैज्ञानिकों द्वारा एक समान मापन के लिए मानक मात्रों का एक सेट को स्वीकार किया गया है। आजकल इस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई मात्रक कहते हैं। एसआई मात्रक मीटर है लंबाई का। अगला हम लोग देखते हैं, युग्म का विचार कीजिए। तो इसमें है वाहन सरल रेखीय गति। इसकी व्याख्या देखिए, वाहनों की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। जब वस्तुएं सरल रेखा में अनुदिशित गति करती है तो ऐसी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है तो उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है, तो इस प्रकार की गति वर्तुल गति कहलाती है। पंखा, घड़ी की सुई, कुम्हार का चाक आदि की गति वर्तुल गति का उदाहरण है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल में के पश्चात अपनी गति को दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। पार्कों में लगे सामान, झूले, घड़ी के पेंडुलम, गिटार के तार, डोले के पृष्ठ आदि की गति आवर्ती गति के उदाहरण है। अगला हम लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मिरीटी पद्धति कहते हैं। 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर को 20 मिलीमीटर होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो केवल 3। उपयुक्त कथनों में से कथन 1 और कथन 2 सत्य है, किंतु कथन 3 गलत है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, न कि 20 मिलीमीटर। अगला चैप्टर 11 है, प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन। दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटनाएं आपके लिए आवश्यक है? तो केवल 2, यानी कि परावर्तन। दर्पण में प्रतिबिंब का बनना प्रकाश के परिवर्तन के कारण है। अपवर्तन तथा विवर्तन इसके लिए आवश्यक नहीं है। अगला है, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब प्रकाश वस्तुओं पर पड़ी और आंखों की तरफ आए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथनों पर चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब प्रकाश के पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है। इसकी व्याख्या देखिए, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है। अन्य सभी कथन सही है। अगला चैप्टर 12 है, विद्युत तथा परिपथ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है। विद्युत सेल का एक सिरा धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक होता है। तीसरा, विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रवाह करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा और तीसरा, तीनों कथन सही है। विद्युत सेल में विद्युत उसमें संचित रासायनिक पदार्थों के कारण उत्पन्न होती है। इस सेल का एक सिरा धनात्मक जबकि दूसरा ऋणात्मक होता है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ने और जोड़ने का कार्य करती है। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। पहले, थर्माकोल, वायु, मानव शरीर, एल्युमिनियम की पत्ती कौन सा विद्युत चालक के उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा तीसरा और चौथा। इसकी व्याख्या देखिए, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है वे विद्युत चालक, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है विद्युत रोधक। थर्माकोल और वायु विद्युत रोधक है, जबकि एल्युमिनियम की पत्ती विद्युत चालक है। मानव शरीर भी बहुत अच्छा विद्युत चालक है। अगला है, विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक संबंधित कथन है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं हो जाएगा बी, यानी कि जिन पदार्थ में विद्युत धारा का प्रभाव होता है उसे विद्युत चालक, जिन पदार्थ में विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता है उसे विद्युत रोधक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में होता है तो फिलामेंट। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रभावित होने पर फिलामेंट दीप्त उठता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रभावित होती है। स्विच एक जटिल युक्ति है जिससे विद्युत धारा के प्रभाव को कम या अधिक किया जा सकता है।
कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा केवल एक। स्विच एक ऐसी सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रवाह को प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। अगला चैप्टर 13 है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। इसमें पहला क्वेश्चन है चुंबकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। दूसरा, चुंबक कुछ पदार्थों का आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तीसरा, दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि असमान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा। इसकी व्याख्या देखें। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। इसमें लोहा उपस्थित होता है। चुंबक लोहा, निकल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करते हैं। ऐसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तरी दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। अगला है सुमेलित करना है। इसमें हम लोग देख सकते हैं चुंबकीय कोबाल्ट, मैग्नस, यूनान, मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक, अचुंबकीय मिट्टी। माना जाता है कि प्राचीन यूनान में मैग्नस नामक एक गैलीलियो के द्वारा प्राकृतिक चुंबक की खोज की गई। संभवतः मैग्नस के नाम पर ही प्राकृतिक चुंबक का नाम मैग्नेटाइट रखा गया। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, प्रत्येक चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी दो ध्रुव होते हैं। दूसरा, चुंबक को गर्म करने, चोट करने तथा ऊंचाई से गिरने पर चुंबक अपना गुण खो देता है। तीसरा, स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। चौथा, कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। चुंबक को गर्म करने पर, उस पर चोट करने पर, ऊंचाई से गिराने पर उसके चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाए तो सदैव उसका एक सिरा उत्तर की ओर और दूसरा सिरा दक्षिण की ओर आकर रुकता है, इसलिए इसे उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। कृत्रिम चुंबक को विभिन्न आकारों में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं जो कि चैप्टर 14 नंबर टॉपिक है जिसमें जल है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन और संघनन। उपयुक्त में से किन कारणों का बर्फ युक्त जल में भरे गिलास का बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंद एकत्रित हो जाती है? तो केवल 3। इसकी व्याख्या देखें। जल वाष्प में द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। बर्फ युक्त जल में भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें संघनन, कंडेंसेशन के कारण एकत्रित हो जाती है। वायु में जल वाष्प उपस्थित होते हैं। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इससे उपस्थित जल वाष्प ठंडा होकर संघनित हो जाता है तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई पड़ती है। वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन दोनों से जल द्रव में वाष्प अवस्था में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वायु में जल वाष्पन और संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। दूसरा, जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने के वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा, वायु के प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं। वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाता है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा केवल 3। पहला और दूसरा गलत है क्योंकि वायु में जल वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने की संघनन प्रक्रम महत्वपूर्ण होता है जबकि वाष्पोत्सर्जन में जल वायु में जाता है। वायु में प्रविष्ट जल वाष्पन रूप में होता है जिससे बादल बनते हैं। यह जल वर्षा, ओले और हिम के रूप में पुनः धरती पर वापस आ जाता है। अंतिम चरण में ये जल नदियों और झरने में होता हुआ पुनः महासागरों में आ जाता है। इस प्रकार जल चक्र पूर्ण होता है, इसलिए पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान ही रहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्षा का जल एकत्र करने पर वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। दूसरा, समुद्र और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं जिससे जल खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कोई नहीं। इसकी व्याख्या देखें। दोनों कथन सही है, यानी कि वर्षा में जल को एकत्र करना ही वर्षा का जल संग्रहण कहलाता है। समुद्र और महासागरों के लवण की उपस्थिति के कारण जल खारा होता है, इसलिए यह पीने योग्य नहीं होता। अगला है, राइम ऑफ द एशिएंट मेरिनर कविता के रचयिता है तो एस.टी. कोलरिज। इसकी व्याख्या देखें। एस.टी. कोलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई कविता राइम्स ऑफ द एशिएंट मेरिनर है। इस कविता के कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के
नाविकों की करुण गाथा के उल्लेख किया है। इस कविता की एक पंक्ति है, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। अगला नंबर चैप्टर 15, हमारे चारों ओर वायु। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर वायु का 99% भाग बनाते हैं। शेष 1% भाग जल कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जल वाष्प और धूल में कण होते हैं। तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा। इसकी व्याख्या देखें। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। इस मिश्रण का लगभग 99% भाग ऑक्सीजन 20.95% और नाइट्रोजन 78.9% से बनता है, जबकि शेष 1% में ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, कुछ अन्य गैसें, जल वाष्प और धूल के कण होते हैं। इस मिश्रण से बनी वायु की जो परत पृथ्वी के घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु स्थान नहीं घेरती। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। चौथा, वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। इसे देख सकते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो दूसरा और चौथा। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु स्थान घेरती है तथा वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, इसलिए इसे देखा नहीं जा सकता। वायु की परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। कारण, वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प अन्य गैसों का मिश्रण है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी, जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा अन्य गैसों का मिश्रण पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। इसकी व्याख्या है, जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु का जलवाष्प की उपस्थिति होना अनिवार्य है। पादप एवं जंतु श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अगला चैप्टर है कचरा संग्रहण और निपटान। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें। वर्मी कंपोजिट्स अथवा कृमि कंपोजिट्स में लाल केंचुओं का प्रयोग होता है। इन लाल केंचुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल केंचुओं के दांत नहीं होते, यह भोजन के गिजट की सहायता से पीसते हैं। दूसरा, अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख, सीपी का चूरा भोजन के पीसने में केंचुओं की सहायता करता है। कौन सा कथन सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। केंचुए किसान के मित्र कहे जाते हैं। लाल केंचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोजिट अथवा कृमि कंपोजिट कहते हैं। लाल केंचुए के दांत नहीं होते, इसमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन के पीसने में इसकी सहायता करता है। अंडे के छिलके और समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिलने पर यह भोजन के पीसने में केंचुए की सहायता करता है। लाल केंचुए में बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते, इन्हें आसपास नमी की आवश्यकता होती है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कागज का पुनर्चक्रण संभव है। पुनर्चक्रण से उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती है। दूसरा, कंपोजिट द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तन करना संभव नहीं है। पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर अथवा जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ती हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा। इसकी व्याख्या है, कागज का पुनर्चक्रण संभव है तथा इससे उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। प्लास्टिक की कंपोजिट नहीं की जा सकती, जबकि पौधे अथवा जंतु अपशिष्टों को कंपोजिट की जा सकती है। प्लास्टिक को गर्म करने और जलाने पर हानिकारक गैस निकलती है। अगला, निम्नलिखित में से प्लास्टिक के दुरुपयोग के कौन से दुष्परिणाम हैं। तो इसमें से हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा तीनों, यानी कि खाद्य पदार्थों को हानिकारक तथा कैंसर का कारक होना, पशुओं का मृत्यु का कारण, शहरों में जल भराव एवं बाढ़। इसकी व्याख्या देखें। प्लास्टिक की थैलियों में पैक किए गए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है गंदगी के कारण। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ते हैं। ये गैसें बहुत ही स्वास्थ्य संबंधी समस्या, जिसमें मानव कैंसर भी सम्मिलित है, उत्पन्न करती है। प्लास्टिक थैलियों में पैक कूड़े को जानवर भोजन के लालच में थैली सहित निगल जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। प्लास्टिक की थैलियों में शहरों में नाले व सीवर बंद हो जाते हैं, जो शहरों में बाढ़ एवं जल भराव का एक महत्वपूर्ण कारक बनता है।
आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।